हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो फाइनली टॉपिक आ जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। दैट मीन्स पीरियोडिक टेबल जो हम एट प्रेजेंट पढ़ते हैं, जो फाइनल अभी तक का पीरियोडिक टेबल जो एक्सेप्टेड है, ठीक है। तो उसे बनाने में कंट्रीब्यूशन रहा था हेनरी मोसले का भी और साथ में नील्स बोर का भी। वैसे अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का अगर एक नेम देना हो तो दिया जाता है नील्स बोर में, ठीक है। अब देखो, पहले मेंडलीव का हमने करा था कि मेंडलीव क्या थे। मेंडलीव को कहा जाता है फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्यों? बिकॉज उन्होंने फर्स्ट एवर पीरियोडिक टेबल दिया था, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। उसमें काफ़ी खामियां थी, लेकिन उसमें काफ़ी चीज़ें उन्होंने सही से अरेंज भी करी थी। एक उन्होंने पैटर्न बता दिया था, तो इसीलिए उनको हम फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं। या फिर शॉर्ट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कौन सा होगा? मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कहाँ से कहानी आती है? हेनरी मोसले से। आफ्टर मेंडलीव क्या हुआ, जो हेनरी मोसले हैं उन्होंने एक पैटर्न देखा। देखो, हमने एक चीज़ समझी थी पीछे कि वहाँ पर पीरियोडिसिटी का एक लॉ दिया गया था, ठीक है। उसी लॉ को यहाँ पर क्या किए गए, हेनरी मोसले ने उसी लॉ को थोड़ा सा ऑल्टर कर दिया, उसमें कुछ चेंजेस करे, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, जो हेनरी मोसले हैं उन्होंने 1930 में ऑब्जर्व किया कि जब इलेक्ट्रॉन बीम को स्ट्राइक करवाया जा रहा था मेटल के सरफेस से, तो वहाँ से एक्सरेज इजेक्ट हो रही थी, ठीक है। ये तो पीछे की स्टोरी है। एक्सरेज इजेक्ट हो रही थी, इस चीज़ पे आप ध्यान दो, ठीक है। जो वो एक्सरेज बाहर निकल रही थी वो डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट एक्सरेज थी। और जो ये एक्सरेज है इनकी कोई फ्रिक्वेंसी होगी, इसे कहते हैं न्यू। न्यू का मतलब होता है फ्रिक्वेंसी, ठीक है। पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी थी हर एक मेटल के लिए, ठीक है। हर एक मेटल के लिए इजेक्टेड एक्सरे की, जो इजेक्टेड एक्सरेज थी, जो कि उनमें से निकल रही थी एक्सरेज, उनकी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी थी, फ्रिक्वेंसी की वैल्यू थी, ठीक है। ऐसे करके उन्होंने बहुत सारे मेटल्स के साथ ये चीज़ करी। वहाँ से जो इजेक्टेड एक्सरेज है उनकी फ्रिक्वेंसीज को नोट डाउन करा और एक क्या बना दिया, एक स्पेक्ट्रा बना दिया, ठीक है। एक एक्सरे स्पेक्ट्रा क्या होगा? जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज की वैल्यू आई। तो जब उन्होंने इस स्पेक्ट्रा को देखा तो वहाँ पर उनको कुछ रेगुलरिटीज नज़र आई, ठीक है। कुछ ट्रेंड्स वहाँ पर नज़र आए, ठीक है। तो वहाँ क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ दिस न्यू क्या है? फ्रिक्वेंसी है। फ्रिक्वेंसी के बेसिस पे वहाँ पर उन्होंने कुछ एक ट्रेंड्स देखे, कुछ एक सिमिलैरिटीज़ देखी मेटल्स में। मेटल्स से जो इजेक्टेड एक्सरेज है उनकी जो फ्रिक्वेंसीज है, उन फ्रिक्वेंसीज में उन्होंने कई रिलेशंस देखे, कुछ रेगुलरिटीज़ देखी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एक्चुअली उन्होंने एक प्लॉट किया, ठीक है। तो मेन इसमें है, उन्होंने एक प्लॉट किया। उन्होंने एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर जिसे हम Z से डिनोट करते हैं। वैसे ये फिजिक्स में पूरा है, ठीक है, कई और इसकी भी डेरिवेशंस है, लेकिन हम यहाँ पर यही जानेंगे कि उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन से ये देखा कि जो ये फ्रिक्वेंसी है ये प्रोपोर्शनल है। जो ये फ्रिक्वेंसी है ये प्रोपोर्शनल थी, रूट ऑफ फ्रिक्वेंसी प्रोपोर्शनल थी किसके? एटॉमिक नंबर Z के, ठीक है। वो Z पे डिपेंडेंट थी, इस तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। उन्होंने अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, अपनी ऑब्जर्वेशन में ये चीज़ देखी, ठीक है। तो उन्होंने प्लॉट करा यहाँ पर एटॉमिक नंबर और अंडर रूट ऑफ न्यू इज द फ्रिक्वेंसी, जिसकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। जब उन्होंने ये चीज़ करी, इसका प्लॉट करा, तो उन्होंने देखा उनके पास एक स्ट्रेट लाइन आ रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन आ रही थी, लेकिन अगर उन्होंने यही ग्राफ इसके साथ करा, एटॉमिक मास के साथ करा, विद एटॉमिक मास बट विद एटॉमिक मास देयर वाज नो स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन नहीं मिली। उन्होंने पहले प्लॉट किया फ्रिक्वेंसी को विद एटॉमिक नंबर, तो उन्हें स्ट्रेट लाइन दिखाई दी, मतलब ये आपस में रिलेटेड है, ठीक है, प्रोपोर्शनल है। वही चीज़ उन्होंने दोबारा किसके साथ करी? उन्होंने एटॉमिक मास के साथ करी। इंस्टेड ऑफ एटॉमिक नंबर ही यूज्ड एटॉमिक मासेस। तो वहाँ पर कोई भी इस तरह का पैटर्न नज़र नहीं आया। तो वहाँ से एक चीज़ क्लिक हुई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रही, कि जो पीरियोडिसिटी है वो इन रिलेशन विथ एटॉमिक नंबर होना चाहिए, ना कि एटॉमिक मास। तो देखो, जो मेंडलीव थे,
जो मेंडेलीव थे, मेंडेलीव का मेन जो उनका लॉ था, जो उनका पीरियोडिक लॉ था, देखो मेंडेलीव साइंटिस्ट फर्स्ट ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार पीरियोडिक लॉ दिया था, लेकिन वो लॉ थोड़ा सा गड़बड़ था। उन्होंने कहा था, मेंडेलीव ने क्या कहा था कि जो भी प्रॉपर्टीज़ है, चाहे फिजिकल हो चाहे केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो, वो किसके रिलेशन में है, किस पर डिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट है एटॉमिक मासेस पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बताया गया था कि जो प्रॉपर्टीज़ है वो फंक्शन है, या फिर आप कह सकते हो पीरियोडिक फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। उन्होंने एक चीज़ यहाँ पर सिर्फ गलत ये करी कि उन्होंने यहाँ पर मासेस लिखा। अगर इसकी जगह इंस्टेड ऑफ दिस वो एटॉमिक नंबर लिख लेते तो उसी टाइम उन्हीं का ही जो पीरियोडिक टेबल दिया गया था वही फाइनल हो जाना था, वही करेक्ट होना था। लेकिन उन्होंने यहाँ पर एटॉमिक मासेस कहा गया। उन्होंने कहा कि एटॉमिक मास पे जो प्रॉपर्टीज़ है वो डिपेंड करती है, या फिर ये कि जो प्रॉपर्टीज़ है चाहे केमिकल चाहे फिजिकल, वो पीरियोडिक फंक्शन है उनके एटॉमिक मासेस के, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये गलती इनसे हुई, और ये जो गलती थी वो सुधारी हेनरी मोस्ले ने, ठीक है। तो अगर आपको पूछे कि मेन काम हेनरी मोस्ले का क्या था, उन्होंने दिया था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ठीक है। तो उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया था जिनमें उन्होंने जो ये प्रॉपर्टीज़ है उनको एज अ फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर बताया था। दैट मीन्स उन्होंने एटॉमिक नंबर की इंपॉर्टेंस को बताया था कि जो भी ये पीरियोडिसिटी आप देख रहे हो ये डिपेंडेंट है एटॉमिक नंबर पे, ना कि एटॉमिक मास पे, ठीक है। तो एक बार इनकी ऑब्जर्वेशन ये चीज़ें पढ़ लेते हैं यहाँ पर क्या क्या उन्होंने करा था, ठीक है। ये तो हमने पढ़ लिया। हेनरी मोस्ले इन 1913 observed regularities in the characteristic X-ray spectra of the elements। उन्होंने एक्सरे स्पेक्ट्रा देखा, उनमें कुछ एक रेगुलरिटीज उनको नजर आई। उन्होंने फिर प्लॉट किया अंडर रूट ऑफ न्यू इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ द एक्सरेज इमिटेड फ्रॉम द मेटल, ठीक है, अगेंस्ट द एटॉमिक नंबर। ये वाला प्लॉट उन्होंने करा और उनको मिला एंड इट गेव अ स्ट्रेट लाइन एंड नॉट अ प्लॉट ऑफ अंडर रूट न्यू वर्सेस एटॉमिक मास। अगर वो यही उसके साथ उन्होंने किया तो क्या मिला उन्हें, स्ट्रेट लाइन नहीं मिली। बाय दिस ही शोड दैट द एटॉमिक नंबर इज अ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट देन इट्स एटॉमिक मास। तो एक बात उनको ये पता चली कि जो एटॉमिक नंबर है वो ज़्यादा अच्छी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एज कम्पेयर टू एटॉमिक मासेस, क्योंकि जो भी केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो एटॉमिक नंबर के साथ ज़्यादा पीरियोडिसिटी में रिलेट कर पा रही है, ठीक है। सॉरी। अब देखो यहाँ पर तो हमने एटॉमिक नंबर की बात कर दी। अब इस चीज़ से हुआ क्या, जो मेंडेलीव ने कहा था, मेंडेलीव के टाइम पे कुछ एक लिमिटेशंस आई थी, ड्रॉबैक्स आए थे। पहला तो ये था आइसोटोप का, तो ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी कि जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है, ठीक है। आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं बट उनके मास नंबर डिफरेंट होते हैं, 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, ये मास नंबर्स चेंज थे, दैट मीन्स उनके मासेस डिफरेंट है। तो मेंडेलीव के अकॉर्डिंग इन्हें अलग अलग पोजीशन मिलनी चाहिए थी जैसा उनका पीरियोडिक लॉ था, ठीक है। लेकिन ऐसा उनके पीरियोडिक टेबल में नहीं हुआ, तो ये उनका ड्रॉबैक बना। लेकिन जो हेनरी मोस्ले ने अपना मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया था कि जो प्रॉपर्टीज़ है वो किसके रिलेटेड है, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर्स है वो, इसीलिए क्या हो गया यहाँ पर उसने एटॉमिक नंबर को इम्पोर्टेंस दी। तो पूरा सारा ये एक ही हाइड्रोजन में पीरियोडिक टेबल में यहीं पर सिमट गया, क्योंकि सभी के तीनों आइसोटोप्स के एटॉमिक नंबर तो सेम है, इसीलिए उनका पोजीशन यही है, इसी के साथ है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई थी। अब देखो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मिली, सिर्फ इतना ही आपको करना है यहाँ पर। अब देखो क्या लॉ था उनका, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसने दिया था, हेनरी मोस्ले ने दिया था। इट स्टेट्स दैट द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है और किसने दिया है। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ये है कि जो भी एलिमेंट्स की फिजिकल या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक नंबर के। अब ये पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है ये भी समझ लो। चलो ये समझाती हूँ आपको कि पीरियोडिसिटी क्या होती है, पीरियोडिसिटी क्या होती है, ठीक है।
आपको समझ ही आ रहा होगा पीरियोडिसिटी एक तरह से क्या है, रेपिटेशन है। क्या है, रेपिटेशन है। रेपिटेशन किसकी, रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज का रेपिटेशन अगर होता है आफ्टर सर्टेन या फिर फिक्स्ड इंटरवल तो हम उसे कहते हैं कि यहाँ पर पीरियोडिसिटी देखने को मिलती है। पीरियोडिसिटी मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद कुछ एक प्रॉपर्टीज में क्या आ रहा है, रेपिटेशन आ रहा है या फिर सिमिलैरिटी आ रही है, तो उसी को कहते हैं पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी क्या होती है, रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज या फिर आप कह सकते हो केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल। ठीक है, उसको पीरियोडिसिटी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने पीरियोडिसिटी का ही लॉ दिया था। उन्होंने कहा था कि ये जो पीरियोडिसिटी हो रही है ये फंक्शन है एटॉमिक नंबर के। दैट मीन्स एटॉमिक नंबर यहाँ पर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज कंपेयर टू एटॉमिक मास। तो इन्हीं के बेसिस पे हमें ये पता चला कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो एलिमेंट्स है उन्हें हमें एटॉमिक नंबर्स के बेसिस पे क्लासिफाई करना चाहिए, अरेंज करना चाहिए, ना कि एटॉमिक मासेस के। अब मेंडलीव ने कहा था कि एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग उन्होंने अरेंज किया था। ठीक है, अगर वो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग कर लेते तो वहीं पर उनका ये टेबल सॉल्व हो जाता। ठीक है, लेकिन उन्होंने मास कहा था, इसीलिए वहाँ पर कुछ ड्रॉबैक्स थे। फिर आए हेनरी मोसले, उन्होंने कहा कि जो प्रॉपर्टीज़ है वो पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक नंबर के, इसीलिए जो पीरियोडिक टेबल बनेगा वहाँ पर जो ये एलिमेंट्स है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स में होने चाहिए। ठीक है, अब देखो साथ ही में एक दो पॉइंट्स और इम्पॉर्टेंट है जो कि आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है। There is a great significance of quantum numbers and electric configurations in periodicity of elements। तो उन्होंने हेनरी मोसले ने ही ये कहा था कि जो ये पीरियोडिसिटी आपको देखने को मिल रही है, पीरियोडिसिटी इजी वर्ड्स में आप ऐसे समझो कि जो सिमिलैरिटीज़ कुछ एक गैप के बाद कुछ एक सिमिलैरिटी प्रॉपर्टी में आपको देखने को मिल रही है, उसका रीज़न है क्वांटम नंबर्स और उसमें इम्पॉर्टेंस है इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन की। ठीक है, ये चीज़ उन्होंने बोली थी। अब ये कैसे है, यहाँ पर देखो, जैसे हम फर्स्ट ग्रुप का ही लेते हैं, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ये है ग्रुप 1 के एलिमेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अगर आप कॉन्फ़िगरेशन इसकी देखोगे तो यहाँ पर 11 है, एटॉमिक नंबर 19 है और यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन देखो 1s2 एंड 2s1। ठीक है, हो गया 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1, यहाँ पर 10 हो गया और ये 11। यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 10 हो गया, 3s2 3p6 हो गया और यहाँ पर 4s1। ठीक है, अब ये हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है एक ग्रुप के एलिमेंट्स की और ये कौन सा है, ग्रुप 1 है, तो ये ग्रुप 1 है। ठीक है, आगे पीरियोडिक टेबल बताऊंगी फिर पता चलेगा आपको। अब यहाँ पर क्या सिमिलैरिटीज़ है या फिर आप कह सकते हो कि ये कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या होता है, तो कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर मोर प्रिसाइजली हम क्या कह सकते हैं, कॉज क्या है, कॉज है कि सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। कौन सी, आउटर कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि बाकी तो सेम नहीं हो सकती ना, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर ही इलेक्ट्रॉन ज़्यादा या कम होंगे, लेकिन सिमिलैरिटीज़ है आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। बाहर वाली जो शेल है उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सिमिलर है एक ग्रुप में, उसी अकॉर्डिंग पीरियोडिसिटी आ रही है। इसी रीज़न से पीरियोडिसिटी आती है, सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टी आ रही है क्योंकि आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है एक ग्रुप के एलिमेंट्स के। जैसे लिथियम में आउटर देखो क्या है, 2s1, एक इलेक्ट्रॉन बाहर वाली शेल में है। उसी तरह से सोडियम में भी आउटर जो शेल है 3s वाली उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, वैसे ही पोटेशियम में भी आउटर 4s1 है। मतलब कि जो आउटर शेल है तीनों में ही 1 इलेक्ट्रॉन्स है। तो पीरियोडिसिटी का कॉज यही हो गया क्योंकि इनकी जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है वो सिमिलर है, जिसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़ भी सिमिलर होती है, इसीलिए हम इन्हें अरेंज करते हैं एक के नीचे। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब देखो ये पढ़ लिया हमने कि क्वांटम नंबर्स जो है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो मैं अभी बताऊंगी क्वांटम नंबर का क्या फंडा है यहाँ पर।
अब देखो, इट इज़ नाउ रिकग्नाइज दैट द पीरियोडिक लॉ इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पीरियोडिक वेरिएशन इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। दैट मीन्स इस पॉइंट का मतलब है कि जो कॉज है पीरियोडिसिटी का वो क्या है, या फिर पीरियोडिक लॉ का कॉन्सिक्वेंस क्या है, पीरियोडिक वेरिएशन इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो पीरियोडिकली वेरी कर रही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे वहाँ पर हमने 2s1 3s1 4s1 देखा, पीरियोडिकली उसमें सेम चीज़ आपको देखने को मिल रही है। वही रीज़न है पीरियोडिक लॉ का, या फिर आप कह सकते हो पीरियोडिसिटी का। ठीक है, ये आपको पूछ सकते हैं व्हाट इज़ द कॉज ऑफ पीरियोडिक लॉ, या फिर व्हाट इज़ द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। तो आप सेम चीज़ बताओगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो वेरिएशन है वो क्या है, वो पीरियोडिक है। ठीक है, या फिर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या है, सिमिलर है, इसी वजह से उनमें सिमिलैरिटीज़ है। which determines physical and chemical properties and their compounds, and obviously उनकी physical chemical properties भी same होगी। ठीक है, और उनके जो compounds है उनमें भी काफ़ी similarities होगी। अब देखो, यहाँ पर पीछे जब हमने मेंडलीव में करा था, वहाँ पर क्या दिया था, वहाँ पर कॉलम्स एंड सीरीज बताई थी आपको। ठीक है, और वहाँ पर कितने कॉलम्स बताए थे, 8 तक ही बताया था, और 8th वाले में भी 3 रोज बताई गई थी। ठीक है, और वो रोमन में आपको सारा बताया था। अब यहाँ पर जो न्यू पीरियोडिक टेबल है, या फिर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं, उसमें हॉरिजॉन्टल रोज होती है। कितनी हॉरिजॉन्टल रोज होती है, वहाँ पर 7 हॉरिजॉन्टल रोज होती है। कितनी होती है, 7 हॉरिजॉन्टल रोज होती है, जिनको हम क्या कहते हैं, हम जिनको पीरियड्स कहते हैं। ठीक है, और वर्टिकल कॉलम कितने होते हैं, 18 कॉलम्स होते हैं, जिन्हें हमें यहाँ पर नाम दिया जाता है ग्रुप्स। ठीक है, तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें आप सीरीज नहीं कहोगे, आप उसमें पीरियड्स कहोगे। जो ऐसे वाले होते हैं हॉरिजॉन्टल रोज, और वर्टिकल कॉलम्स ऐसे वाले जो 18 होते हैं, उन्हें हम ग्रुप्स कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ वहाँ पर आपको बताई गई है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। अब देखो, जो मैं क्वांटम नंबर आपको बता रही थी उसका रोल क्या है, कि जो पीरियड नंबर है, ठीक है, जो पीरियड नंबर होगा वो दैट इज गिवन बाय द हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब आपको सेकेंड चैप्टर में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताया था, जिसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। ठीक है, स्मॉल एन होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब ये क्या बताता है, ये बताता है पीरियड नंबर। याद रखना, एन क्या बताता है, पीरियड नंबर, कि कोई एलिमेंट किस पीरियड में है, और वो कौन सा, हाईएस्ट जो वैल्यू एन की है वो बताता है पीरियड नंबर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन क्या है, और मैं बता दूँ कॉन्फ़िगरेशन में एन कौन से होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन में एन ये वाले होते हैं, जैसे 1 2 3, ये वाला ये वाला ये वाला, ये सारे क्या होते हैं, ये होते हैं शेल नंबर। ठीक है, एन होते हैं, और यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या आएगा, यहाँ पर हाईएस्ट वाला, ये वाला 4। तो इसके लिए ये कौन से पीरियड में है, तो हम इसको देख के, इसकी कॉन्फ़िगरेशन देख के बता सकते हैं ये 4th पीरियड में है। ठीक है, 4th पीरियड में ये है। तो जो क्वांटम नंबर है उसका भी सिग्निफिकेंस है, कॉन्फ़िगरेशन का भी सिग्निफिकेंस है। अब नंबर की बात करते हैं। फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं, फर्स्ट पीरियड में आपके पास एलिमेंट्स होते हैं 8। ये नंबर बताया जा रहा है यहाँ पर, सॉरी, फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स होते हैं, सेकेंड पीरियड में होते हैं 8। देखो, फर्स्ट पीरियड में होता है हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक है, उसके बाद 8 एलिमेंट्स आते हैं सेकेंड पीरियड में, सेकेंड लाइन में, पीरियड मतलब लाइन। ठीक है, थर्ड में भी 8 होते हैं, और फोर्थ में 18 आ जाते हैं, फिफ्थ में 18 आ जाते हैं, उसके बाद 32 आ जाते हैं, और यहाँ पर भी 32 ही मैक्सिमम आ सकते हैं। ठीक है, अब 32 क्यों आ रहे हैं वो आगे पीरियोडिक टेबल में चल के बात पता चलेगी। देखो, ये है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसे हम कहते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर समझने वाली क्या बात है कि यहाँ पर चार ब्लॉक्स में पूरा पीरियोडिक टेबल डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज एस ब्लॉक। ठीक है, अब एस ब्लॉक के बारे में देखो, एस ब्लॉक कहाँ होता है, एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल में आता है एस ब्लॉक। और जो एस ब्लॉक है वहाँ पर 2 आपके पास ग्रुप्स आते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। अब जो हम बात कर रहे थे पीरियड्स की बात कर रहे थे और ग्रुप्स की बात कर रहे थे, वो चीज़ देख लेते हैं। अब देखो, पीरियड्स कितने हैं इसमें, फर्स्ट पीरियड,
सेकेंड पीरियड ये जिसमें एलिमेंट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स है ना। अब यहाँ पर थर्ड पीरियड आ जाएगा, उसमें भी सेम 8 एलिमेंट्स जो कि पीछे आपको बताया था मैंने। और यहाँ पर फोर्थ पीरियड, यहाँ पर 18 आ जाते हैं, डी ब्लॉक भी स्टार्ट हो जाता है, फिर फिफ्थ आता है, सिक्स्थ आता है और फाइनली 7th पीरियड। 7 पीरियड्स टोटल है, ठीक है। और साथ ही में अब आपको यहाँ पर एक चीज़ नज़र आ रही होगी, ये दो क्या है, ये होते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। इसके बारे में अभी बाद में बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर ग्रुप की बात करें तो ग्रुप की नंबरिंग भी 1 2 से ही करेंगे, रोमन में नहीं करना है आपको। 1 2 ये हो गया थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8 9 10 11 12 एंड दिस इज 13 14 15 16 17 एंड 18, ठीक है। ये इसके सारे ग्रुप नंबर हो गए, 18 ग्रुप्स है और पीरियड्स कितने कहे थे, 7 पीरियड्स है आपके पास, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एस ब्लॉक की हम पहले बात कर रहे थे। एस ब्लॉक में क्या चीज़ें होती हैं, एस ब्लॉक में 2 आपके पास ग्रुप्स आते हैं, ठीक है। 2 ग्रुप्स यहाँ तक आ रहे हैं आपके पास। इन्हें लर्न कैसे करना है वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको निमोनिक्स बताऊंगी इसके, कि किस तरह से इजीली लर्न किया जाता है। यहाँ पर आप इसकी क्लासिफिकेशन को समझो, कहाँ पर किसकी पोजीशन है और क्या चीज़ है। फर्स्ट जो आपका ब्लॉक है दैट इज एस ब्लॉक, एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे है और इसमें इंक्लूड होते हैं 2 ग्रुप्स, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप। और साथ में एक और बात, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इज नॉट अ एस ब्लॉक एलिमेंट। ये हमेशा याद रखना, कहीं आप ये ना समझो कि हाइड्रोजन यहाँ पर प्लेस्ड है एस में, मतलब एस ब्लॉक्स के साथ ही है, तो आप ये ना समझो कि ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है, बिल्कुल नहीं है। ना ही ये एस ब्लॉक का है, ना पी, ना डी, ना एफ का। आज भी हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो सर्टेन नहीं है, इसमें भी कंफ्यूजन है कि इसे यहाँ रखे या यहाँ रखे। कई पीरियोडिक टेबल में आप इसको सेंटर में भी देखोगे, सेंटर में भी रखा जाता है, ठीक है, सो दैट यहाँ पर सिस्टमैटिकली ये दिखे। तो हमने यहाँ पर हाइड्रोजन इधर प्लेस कर दिया और मैक्सिमम आपकी एनसीईआरटी में या फिर मैक्सिमम बुक्स में ये लेफ्ट साइड पर ही प्लेस होता है, फर्स्ट पोजीशन पे ही प्लेस होता है, ठीक है। तो ये एस ब्लॉक में नहीं आता। कुछ इसकी सिमिलैरिटीज़ है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो फर्स्ट ग्रुप के साथ रिजेंबल करती है, साथ ही ये हलोजन से भी रिजेंबल करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसे रखा है, लेकिन ये एस ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। तो एक बात यहाँ पर ये ध्यान देने वाली है, ओके। सो फर्स्ट ग्रुप इज एल्कली मेटल्स, ठीक है। इसका नेम होता है, पर्टिकुलरली इस ग्रुप को कहते हैं एल्कली मेटल्स, ठीक है। और इसे कहते हैं, सेकंड को कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जिसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम आता है, ठीक है। तो ये आते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, ये है एल्कली मेटल्स। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं पी ब्लॉक में, ठीक है। पी ब्लॉक में आते हैं, डी में बाद में आएंगे। तो पी ब्लॉक में जो ये बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन है, ठीक है। तो एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक को कलेक्टिवली कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है, याद रखना, एस एंड पी को कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो यहाँ पर बोरोन के नीचे है एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है, तो इसे कहते हैं बोरोन फैमिली। 14th ग्रुप में है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, इसे कहते हैं कार्बन फैमिली, ठीक है। और यहाँ पर है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। एंटीमनी का सिंबल है Sb, ठीक है, Sb से, ठीक है। और देखो, और इसका जो नाम है वो कहते हैं नाइकोजन्स भी कहते हैं, या फिर नाइट्रोजन फैमिली भी कहते हैं, या फिर कई बार इस पूरी फैमिली को, देखो ये यहाँ पर जो ग्रुप्स है ना वो काइंड ऑफ फैमिली है। यहाँ पर आप ऐसे सोच सकते हो, जो ये ऊपर वाले एलिमेंट्स है ये हेड है, जैसे फैमिली के हेड होते हैं, और बाकी इनकी फैमिलीज में फैमिली मेंबर नीचे इनके साथ है, ठीक है। कार्बन अपना लीडर है, उसके नीचे उसके फैमिली मेंबर्स है, तो होगी कार्बन फैमिली, बोरोन फैमिली, और इसे नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं या फिर नाइकोजन्स भी कहते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। तो ऑक्सीजन की जो फैमिली है उसे ऑक्सीजन फैमिली कहोगे, ठीक है।
या फिर इसे चैल्कोजेंस भी कहते हैं ऑक्सीजन फैमिली को। अब आते हैं हलोजेंस, इन्हें कहते हैं हलोजेंस। ठीक है, ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ ये जाननी आपको ज़रूरी है क्योंकि ये टर्म्स आगे यूज़ होती है कि हलोजेंस क्या होते हैं। तो हलोजेंस होते हैं ग्रुप 17 के एलिमेंट्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। ठीक है, तो 17th ग्रुप हलोजेंस। 18th ग्रुप क्या हो गया, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। ये होती है नोबल गैसेस, जो कि मेंडलीव के टाइम पर भी इनकी क्लासिफिकेशन नहीं थी क्योंकि उस टाइम तक ये डिस्कवर नहीं हुई थी। तो पीछे कहीं पर भी आपको नोबल गैसेस की बात नहीं मिलेगी। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जगह है नोबल गैसेस की भी। नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस भी इन्हें कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनकी जो आउटर कॉन्फ़िगरेशन है वो बिल्कुल ही कंप्लीट है, आउटर शेल बिल्कुल कंप्लीट है, फुली फिल्ड है। तो यहाँ पर ये इनर्ट नहीं, ये इनर्ट है क्योंकि ये रिएक्टिव नहीं है, क्योंकि इनकी फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होती है। इसी वजह से इन्हें कहते हैं इनर्ट गैसेस या फिर कहते हैं नोबल गैसेस। ठीक है, वो एक्सट्रीम राइट पे प्लेस्ड है 18th ग्रुप में। ठीक है, तो ये चीज़ें, ये दोनों ब्लॉक्स आपको पता चल गए। अब आता है डी ब्लॉक। देखो, जो डी ब्लॉक है वो स्टार्ट होता है स्कैंडियम से। ठीक है, स्कैंडियम, यूटेरियम, लेंथेनम। अब यहाँ पर जब लेंथेनम आता है, ग्रुप 3 की बात है। ठीक है, जो ग्रुप 3 में ये जो लेंथेनम आता है, यहाँ से एक और कहानी शुरू होती है कि यहाँ से आ जाते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। वैसे ही इसके नीचे एक्टिनियम है, एक्टिनियम से भी स्टार्ट हो जाता है एक और सीरीज जिसे कहते हैं एफ ब्लॉक। इन दोनों को कलेक्टिवली कहा जाता है एफ ब्लॉक। तो जो ये सीरीज है जो लैंथेनम के बाद स्टार्ट हो रही है विद लैंथेनम, दैट इज कॉल्ड लैंथेनॉइड्स। और एक्टिनियम की जो सीरीज है उसे कहते हैं एक्टिनॉइड्स। जो ग्रीन कलर में यहाँ पर आपको नजर आ रही है ये है लैंथेनाइड्स, पिंक कलर वाले है एक्टिनॉइड्स। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा जो मैंने कहा था कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। तो यहाँ पर जो 18 के बाद 14 एलिमेंट्स का जो डिफरेंस पड़ रहा है तो वो 14 एलिमेंट्स ये वाले हैं। देखो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ये जो 14 एलिमेंट्स है ये यहाँ पर एडजस्ट है लैंथेनम और हैफनियम के बीच में। ठीक है, अब देखो जो लैंथेनम है मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो लैंथेनम है उसका एटॉमिक नंबर इज 57। ठीक है, अब 57 के बाद यहाँ पर आ जाता है सीरियम का 58 एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब ऐसे चलते चलते यहाँ तक हम पहुँचते हैं 72 पे। तो जो आपका हैफनियम है वो आ जाता है 73 पे। ठीक है, तो इस तरह से ये चलता है। 73 पे आपका यहाँ पर हैफनियम कंप्लीट होता है। दैट मीन्स इन दोनों के बीच में, लैंथेनम और हैफनियम के बीच में क्या है, ये 71 तक है ल्यूटीशियम। उसके बाद हैफनियम आ जाता है यहाँ पर 72। ठीक है, और यहाँ पर है ये 71। तो ये जो पूरी ग्रीन कलर की सीरीज है इस तरह से आप सोच सकते हो कि ये इसके बीच में यहाँ पर एडजस्टेड है। ठीक है, इसके बीच से ये खुल रही है और ये एफ ब्लॉक में आती है। सेम गोज फॉर एक्टिनॉइड्स। एक्टिनियम के बाद, एक्टिनियम का देखो, एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर है 89। ठीक है, अब जो थोरियम है वो आ जाता है 90 पे। तो 90 से लेके 103 लॉरेंशियम तक जाता है। ठीक है, 103 के बाद यहाँ पर जो भी एलिमेंट है वो है 104। ठीक है, तो ये भी यहाँ, ये पूरी जो 14 एलिमेंट्स है ये किसके बीच में है, यहाँ पर है। तो जो लैंथेनॉइड्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं, लैंथेनाइड के बाद आते हैं और फिर आता है सीरियम। सीरियम से लेके जाते हैं वो हैफनियम तक, या हैफनियम से पहले ल्यूटीशियम तक। ठीक है, तो ये ल्यूटीशियम तक यहाँ पर जाते हैं। तो यहाँ पर आ जाता है एटॉमिक नंबर 57। देन ये सीरियम 58 आ जाता है। फिर ल्यूटीशियम पर आ जाता है 71। उसके बाद आता है हैफनियम जो यहाँ पर आप देख रहे हो। ठीक है, 72 एटॉमिक नंबर। दैट मीन्स कि 57 के बाद 58 से 71 इन दोनों के बीच में एडजस्टेड है, जो कि यहाँ पर ग्रीन में आपको बताया है। एक्टिनियम भी उसी तरह से 89 एटॉमिक नंबर। उसके बाद आ जाता है थोरियम, 90 एटॉमिक नंबर। थोरियम से लॉरेंशियम में, ठीक है, 103 तक।
फिर आ जाता है 104, ठीक है। वैसे रदरफोर्डिनम भी इसे कहते हैं, या फिर IUPAC नेम में हम बाद में करेंगे कि कैसे IUPAC नेमिंग यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो ये एफ ब्लॉक के बारे में हम समझ चुके हैं। एफ ब्लॉक कहाँ आ रहा है, यहाँ पर बीच में आ रहा है। इनर ट्रांजिशन सीरीज भी इन्हें कहते हैं। अब देखो डी ब्लॉक पर आते हैं। स्टार्ट होता है स्कैंडियम से, तो यहाँ पर डी ब्लॉक में सीरीज होती है, जैसे इसे कहते हैं 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, ठीक है। 3 सीरीज हम इसमें करते हैं, 3D, 4D, 5D। जो आपको ये येलो कलर से दिखाई दे रहा है पोर्शन, ये है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, ठीक है। यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इनको कहते हैं कॉइनेज मेटल्स। कॉइनेज मेटल्स क्यों इन्हें कहा जाता है, वैसे आप लोअर क्लासेस में भी कर चुके हो, क्योंकि इन मेकिंग ऑफ कॉइन्स ये यूज़ हुआ करते हैं, ठीक है। हाईली मेलिएबल होते हैं, ठीक है, तो इसीलिए इन्हें कहते हैं कॉइनेज मेटल्स। तो ये सारे हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। ये है 3D सीरीज, 4D सीरीज एंड 5D सीरीज, ठीक है, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो डी में जाता है। अब देखो एक और चीज़ है कि इसे एस ब्लॉक क्यों कहा गया है, इसे पी क्यों कहा गया है, डी एंड एफ क्यों कहा गया है, ABCD अदर जो अल्फ़ाबेट्स है वो क्यों यूज़ नहीं हो रहे इन ब्लॉक की नेमिंग में। तो देखो सिंपल सा फंडा ये है कॉन्फ़िगरेशन का। जब आप जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखोगे इसकी, जैसे लिथियम की ही हमने यहाँ पर देखी थी, या फिर इस ग्रुप की देख लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, बेशक ये 2s1 में जा रहा है, लेकिन आपकी जो सबशेल है वो तो s है, यहाँ पर भी s है सोडियम के केस में, और उसी तरह से पोटेशियम में भी वो सबशेल s ही है। इसीलिए इसे कहा जाता है s ब्लॉक एलिमेंट। s ब्लॉक कहा जाता है क्योंकि s ब्लॉक में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो जाता है s सब शेल में, ठीक है, s सब शेल में जा रहा है, इसीलिए कहा जाता है s ब्लॉक एलिमेंट्स। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ कि ये जो हाइड्रोजन है बेशक इसके कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है, लेकिन ये s ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, ठीक है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ रिजेंबल करती है इससे, लेकिन वो हेलोजन से भी कुछ एक करती है, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन लेके उसका पूरा शेल कंप्लीट हो जाता है। इसीलिए इसमें कन्फ्यूजन है आज तक कि इसको कहाँ पर रखें, ठीक है। कन्वीनियंस के लिए हम इसे टॉप में रख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको एक बात समझ आ गई कि ये जो नेम्स है ब्लॉक के, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये क्यों दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है एस सब शेल में। और जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखें एस ब्लॉक की, वो रहती है NS, ठीक है। N इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, NS 1 से लेके 2 तक इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं इस पूरे में, ठीक है। दोनों के लिए है, एस ब्लॉक के लिए है, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप दोनों के लिए ही जनरल कॉन्फ़िगरेशन ये वाली है, ओके। अब आते हैं पी ब्लॉक पे। पी ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जैसे आप यहाँ पर कार्बन की देखोगे 1s2, 2s2 एंड 2p2, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, लास्ट पी में। वैसे बोरोन के लिए 1s2, 2s2, 2p1, कहाँ जा रहा है इलेक्ट्रॉन, ये पी में जा रहा है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू द पी सबशेल, हैंस इसका नेम दे दिया गया पूरे ब्लॉक का पी ब्लॉक, क्योंकि इसमें जो भी लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो पी सबशेल में ही जाएगा, ठीक है। चाहे आप हीलियम में भी देख लो, हीलियम का क्या है 1s2, 2s2, 2p6, तो यहाँ पर लास्ट आपको पी दिखाई देगा जिसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन हम लिख सकते हैं कि इसमें आउटर में NS 1 से लेके 2 रहेगा, कंप्लीट रहेगा, और साथ में NP, P में 1 से लेके 6 तक होगा। 1 कहाँ है, इसमें 1 होता है, 2, 3, 4, 5, 6, और इसमें P में 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें P में 1 होता है, इसमें P में 2, 3, 4, 5, 6। और अच्छी बात यहाँ की ये है कि जो लास्ट जो वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है वो ही उसका ग्रुप नंबर हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम अगर बोरोन को देखें, बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p1। वैलेंस शेल कौन सी है, वैलेंस शेल का मतलब होता है आउटर शेल, तो आउटर शेल कौन सी है, देखो ये शेल नंबर फर्स्ट है, ये शेल नंबर 2 है, तो सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 + 1 कितने हैं, 2 + 1 3 इलेक्ट्रॉन्स है इसका, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, तो यहाँ पर जो इसका ग्रुप नंबर है वो आ जाता है 13, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें 3 है, तो इस तरह से हम इसका ग्रुप नंबर देख सकते हैं। वैसे ही कार्बन में यहाँ पर 2p2 हो जाएगा तो 4 आ जाएगा, तो 1 लगा तो 14 इसका ग्रुप नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये ग्रुप नंबर्स भी कैसे निकालते हैं वो भी हमने सीख लिया।
लास्ट में रेड कलर से मैंने बनाए हैं नोबल गैसेस, ठीक है, नोबल गैसेस है ये वाली, और ये पी ब्लॉक में भी आती है, ठीक है। ये मत सोचना कि जो नोबल गैसेस है वो अलग ही है, ऐसा नहीं है, ये नोबल गैसेस है और ये पी ब्लॉक का ही पार्ट है। तो इनके लिए जनरल कॉन्फ़िगरेशन कर ली हमने, एस वालों के लिए जनरल कॉन्फ़िगरेशन कर ली है। अब डी के लिए देखते हैं। देखो वैसे जो डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज़ है, इसकी स्टडी है, वो हम 12th क्लास में करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में अच्छे से हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स को पढ़ते हैं। लेकिन आपको कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर देख लो क्या होती है इसकी, आपको आइडिया लग जाएगा कि क्यों इसे डी ब्लॉक कहते हैं। एनएस में इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 से 2, 1 भी हो सकते हैं, कईयों में 2 भी होते हैं, ठीक है। फिर आता है n-1, मतलब इसके अंदर वाली शेल n-1 पे डी आता है, और डी का स्टार्ट होता है 1 से, जैसे स्कैंडियम, और ये जाता है 10 तक, ठीक है। जैसे यहाँ पर जिंक में 10 होते हैं। तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। बस आपको क्या करना है, पहले 3 कर लो, यहाँ पर 3D 4D 5D, 3D 4D 5D करके ऐसे सीरीज चलती है, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन है। एफ का भी कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, अगेन 12th क्लास में है डिटेल स्टडी, सिर्फ हम यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन लिखने वाले हैं। ये आ जाता है NS1 से लेके 2 तक, ठीक है, फिल होते हैं। फिर आता है इसके अंदर वाली पेनल्टीमेट शेल n-1, 0 होता है, कई जगह 1 भी है, कई जगह 2 भी है, ठीक है। फिर आती है एंटी पेनल्टीमेट शेल, जो कि सबसे बाहर वाली है, F वाली, वहाँ पर 1 से लेके 14 तक इलेक्ट्रॉन्स भरे होते हैं। तो ये इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो चारों की हमने कर ली। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाता है, F में जाता है, तो इसे F ब्लॉक कहते हैं। यहाँ पर D में फिलिंग होती है, D ब्लॉक कहते हैं, यहाँ पर P में, और यहाँ पर S में फिलिंग होती है, ठीक है। तो ये पूरा पीरियोडिक टेबल देखो, अगर ऐसे देखोगे आपको टफ लगेगा कि ये शायद टफ होगा, पर कुछ नहीं है, आसान है। आप इसको ब्लॉक्स में लर्न करो। एस ब्लॉक में 2 एलिमेंट्स हो गए, ठीक है, और यहाँ पर कितने, 2 इसमें ग्रुप्स हो गए, और पी ब्लॉक में यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 हमने ग्रुप्स करे हैं। बाकी डी ब्लॉक बीच में आ गया, और यहाँ पर एफ ब्लॉक लैंथेनम के आगे लैंथेनॉइड्स आ गया, एक्टिनियम के आगे एक्टिनॉइड्स आ गया, ठीक है। इस तरह से करोगे बहुत इजी हो जाएगा। अब हम इसे थोड़ा समराइज कर लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ी है, तो वो चीज़ें हम यहाँ पर समराइज कर लेंगे, ठीक है। तो एस ब्लॉक में देखते हैं, एस ब्लॉक में क्या है, लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू एस सबशेल, ठीक है। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, एस सबशेल में जाता है, जिसकी वजह से हम इसे क्या कहते हैं, एस ब्लॉक कहते हैं। हाइड्रोजन कहाँ है, नॉट इन एस ब्लॉक, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है लिखना कि एस ब्लॉक में नहीं है हाइड्रोजन, ठीक है। और यहाँ पर 2 ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। 2 ग्रुप्स यहाँ पर होते हैं। फर्स्ट ग्रुप को कहते हैं हम एल्कली मेटल्स, ठीक है, एल्कली मेटल्स हम इसे कहते हैं, और ये होते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। ये है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है, ग्रुप 2 को। अब पी ब्लॉक पे आते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू द पी सब शेल, ठीक है। और यहाँ पर 13 वाला क्या होता है, 13 वाला है, 13 ग्रुप वाला क्या था, बोरोन फैमिली, एंड 14th वाला क्या होता है, कार्बन फैमिली, ठीक है, क्योंकि इसका जो ऊपर वाला एलिमेंट है वो है कार्बन। और 15th में नाइट्रोजन आता है, नाइट्रोजन फैमिली भी कहते हैं, या फिर नाइकोजेंस, जिसमें पी साइलेंट होता है, PNICOGENS, नाइकोजेंस भी कहते हैं इसे 15th को। 16th में आता है ऑक्सीजन फैमिली भी कह सकते हो, ऑक्सीजन के नीचे है, या फिर चैल्कोजेंस। देन कम्स 17th में कहाँ क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, जिसे हम कहते हैं हलोजेंस। ये चीज़ें ध्यान रखनी ज़रूरी है। कई बार हम आगे क्या करेंगे, हलोजेंस मैं कहूँगी तो आपको समझना है कि हलोजेंस क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, ठीक है। 18 में क्या है, नोबल गैसेस, या फिर हम कहते हैं इनर्ट गैसेस, ठीक है, इनर्ट गैसेस। तो वो कौन सी है, वो हीलियम वाला कॉलम है, सबसे लास्ट में एक्सट्रीम राइट पे। ये सब हमने करा। डी ब्लॉक में हमने क्या चीज़ करी, डी ब्लॉक में 3 सीरीज है, 3D सीरीज, 4D सीरीज एंड 5D सीरीज। 3D सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है, वो स्टार्ट होती है स्कैंडियम से,
ठीक है। स्कैंडियम से 21 एटॉमिक उसमें है नंबर, स्कैंडियम से लेके जिंक तक जाती है, ठीक है। उसके नीचे आता है जिरकोनियम, फिर आ जाता है लैंथेनम एंड लैंथेनम। अब ये देखो, यहाँ पर जो लैंथेनम है, लैंथेनम और इसके बीच में एफ ब्लॉक हमने यहाँ पर करा था, ठीक है। तो देखो जो लैंथेनम है वो 57 है, उसके बाद सीधे आप जाते हो 58 पे। तो ये चीज़ें भी यहीं पर एडजस्टेड है, लेकिन इसे हम डी ब्लॉक नहीं बोलते, हम इसे एफ ब्लॉक अलग से बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाता है जिरकोनियम नहीं, यटीरियम से ले करके कैडमियम तक, ठीक है। लैंथेनम आता है, लैंथेनम के बाद यहाँ पर हम स्टार लगा देते हैं लैंथेनॉइड्स के लिए, एफ ब्लॉक एलिमेंट के लिए। उसके बाद आता है यहाँ पर हैफनियम जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट है, फिर हैफनियम से जाकर स्टार्ट होती है मर्करी तक। तो ये हमने सीरीज करी 3D सीरीज, 4D सीरीज एंड 5D सीरीज, ठीक है। अब एफ ब्लॉक पे आते हैं, इलेक्ट्रॉन गोज टू द एफ सब शेल, ये तो आपको क्लियर होगा, कॉन्फ़िगरेशन भी बताई थी। तो यहाँ पर हमने दो चीज़ें करी थी, लैंथेनाइड्स एंड एक्टेनाइड्स, ठीक है। लैंथेनॉइड्स कहाँ पर होते हैं, कहाँ से होते हैं स्टार्ट, लैंथेनम से, ठीक है। एटॉमिक नंबर 57, ठीक है। फिर उसके बाद 57 के बाद आ जाता है हमारा सीरियम, ठीक है। सीरियम का आ जाता है 58, फिर चलते चलते कहाँ तक जाता है, ल्यूटीशियम 71 तक ये जाता है, ठीक है। तो ये हो गए लैंथेनॉइड्स। और उसके बाद इसके बाद ये टोटल 14 एलिमेंट्स होते हैं यहाँ पर। एक्टेनॉइड्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, एक्टीनियम से, AC एक्टीनियम 89 से स्टार्ट होते हैं, 89। फिर आता है 90 थोरियम गोज अप टू लॉरेंशियम 103, ठीक है। अगेन 14 एलिमेंट्स एक्टीनियम के बाद। तो ये एक्टेनॉइड्स है और ये लैंथेनॉइड्स है, और इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो लैंथेनम से काफ़ी सिमिलर होती है। ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं, बहुत ही कम अमाउंट पे पाए जाते हैं, ठीक है। और ये वाले जो है वो एक्टेनॉइड्स है, ये भी रेडियो एक्टिव है। तो सारे जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है वो रेडियो एक्टिव होते हैं, और इनकी प्रॉपर्टीज़ अपने अपने रिस्पेक्टिव जो ये एलिमेंट्स है, जैसे लैंथेनम है तो लैंथेनॉइड्स की प्रॉपर्टी लैंथेनम से रिजेंबल करती है और एक्टिनॉइड्स की एक्टीनियम से करती है, ठीक है। तो ये पूरा मैंने आपको पूरा किस तरह से कैरेक्टराइज करते हैं हम टेबल को, और किस तरह से हम इन्हें समझेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक बीच में आता है, नीचे एफ ब्लॉक आता है। तो ये चीज़ें तो आपके माइंड में होनी चाहिए, ये पूरा पीरियोडिक टेबल आपके माइंड में होना चाहिए कि कहाँ पर किसकी पोजीशन है। जैसे हलोजेंस कहाँ है, राइट साइड में है, पी ब्लॉक में है, ठीक है। एल्कली मेटल्स कहाँ है, लेफ्ट साइड में है, फर्स्ट ग्रुप में है। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ है, कॉइनेज मेटल्स कहाँ है, एफ ब्लॉक कहाँ है, कहाँ से शुरू होता है, ठीक है। स्टार्टिंग वाला एलिमेंट कौन सा है, लैंथेनम है, उसके बाद स्टार्ट होता है। एक्टिनॉइड्स कहाँ है, एक्टिनम के बाद स्टार्ट होते हैं। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, आपको समझ होनी चाहिए, क्योंकि +2 में भी ये सब चीज़ें आपको काम आने वाली है। और डी ब्लॉक पे वहाँ पर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बहुत बहुत यूज़ होने वाला है डी ब्लॉक का, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो आपको पता चल गई कि किस तरह से क्लासिफिकेशन करी गई है एलिमेंट्स की। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, और इसे कहते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी इसे कहा गया है, या फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। इसके बाद कोई भी नया पीरियोडिक टेबल नहीं है, ना ही आज तक आया है, ठीक है। हालांकि हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो भी अभी तक अनसर्टेन है, लेकिन फिर भी ये ही पीरियोडिक टेबल हम पढ़ते हैं और ये ही सबसे ज़्यादा सही है, ठीक है। काफ़ी टाइम से चला आ रहा है। अब आगे का कुछ कह नहीं सकते, मे बी कुछ और चेंजेस हो और इसमें भी कुछ बदलाव आए, ठीक है। तो फिलहाल के लिए यही हमारा पीरियोडिक टेबल है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसी के बेसिस पे हम अपनी पूरी केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे ये तो समझा दिया, लेकिन लर्न कैसे करें इतना बड़ा टेबल, तो उसके लिए भी नेक्स्ट लेक्चर में मैं निमोनिक्स बताऊंगी। शॉर्टकट हम सीखेंगे कि किस तरह से आप पूरा पीरियोडिक टेबल इजीली लर्न कर पाओगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, सी यू।